वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आप भी ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में नहीं जानते या आपने पहले कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है या आपको कोई डाउट है इसमें, तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका कोर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस कोर में मैं प्राइमरी वाइंडिंग को लगाऊंगा और सेकेंडरी वाइंडिंग को लगाऊंगा। तो मैंने प्राइमरी वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से इसमें वाउंड कर दिया है लेफ्ट लिंब पर, और सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने राइट लिंब पर वाउंड कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ V1, एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो जाता है और इस I1 के करंट फ्लो होने के कारण कोर में फ्लक्स सेटअप हो जाता है, जिसे मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इस फ्लक्स के कारण यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है E1 प्राइमरी वाइंडिंग में, और E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होता है। E2 जो सेकेंडरी EMF इंड्यूस हुआ है उसके कारण यहाँ पर I2 करंट फ्लो होगा, जो कि किसी लोड से होकर फ्लो होता है, और इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे मैं V2 ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा एक ट्रांसफार्मर है तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये हमारा लेक्चर 10 है और इसके पहले के जो लेक्चर हैं लेक्चर 7 से लेकर के लेक्चर 9 तक, तो आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले अपने ट्रांसफार्मर का कोर। तो ट्रांसफार्मर के कोर में, ठीक है, दो वाइंडिंग वाउंड होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमने इस तरीके से अपना एक प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ कर लिया है और बीच में मैं इसका कोर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने कोर ड्रॉ कर लिया है और कोर के साथ मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग को भी ड्रॉ कर लिया है। अब इनका कनेक्शन करना है, ठीक है। तो कनेक्शन जब हम करते हैं तो हमको मिलेगा सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग का, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है उसको हम एक सीरीज इंडक्टिव कॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर एक इंडक्टिव कॉइल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका रिएक्टेंस है X2। इसके बाद हमारा टर्मिनल आ जाएगा, सेकेंडरी टर्मिनल। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा E2, ठीक है, और इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वो होगा V2। ये लोड टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब यहाँ पर हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो लोड हमारा क्या है, मान लेते हैं हमारा जो लोड है उसका इम्पीडेंस है ZL इम्पीडेंस है। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और जैसे ये कनेक्ट होता है इसमें करंट फ्लो होने लगता है, उस करंट को हम मान लेते हैं I2। तो इस तरीके से हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को पूरा एक्सटर्नली रिप्रेजेंट कर दिया है और हमारा ये अंदर बच जाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। इसके अंदर हमारा बच जाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। अब इसके पहले जो आप प्राइमरी वाइंडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF होता है ये होता है E1। तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ E1 के फॉर्म में। ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या फ्लो होता है, आपका मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है, जो क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है कॉइल को, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, कोर लॉस होता है, उसको हमको एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करना है, कोर लॉस को। और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस या मैग्नेटाइजिंग जो आपका फ्लक्स होगा उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग या एक्साइटिंग जो हमारा फ्लक्स होता है उसके कारण एक इंड्यूस्ड होता है EMF। तो उसको हम यहाँ पर कोर का जो फ्लक्स है उसके लिए हम एक रिएक्टेंस, एक रिएक्टिव कॉइल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको X0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोर में होने वाला जो लॉस है, ठीक है, कोर में होने वाला लॉस, उसको हम R0 रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, R0 से। इस तरीके से ये एक शंट ब्रांच यहाँ पर फॉर्म हो जाता है
इसे हम शंट ब्रांच कहते हैं। ये क्या कहलाता है? शंट ब्रांच। और इसमें जो करंट आता है वो करंट होता है नो लोड करंट। ठीक है, ये क्या होता है? नो लोड करंट। और R0 में जो करंट जाता है उसे बोलते हैं IW या IC, है ना, कोर करंट या वर्किंग करंट। और X0 में जो करंट जाता है उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। अब इसके आगे जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है उसका रेजिस्टेंस होता है R1 और उसके बाद उसका रिएक्टेंस होता है दैट इज़ X1। और लास्टली हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है V1 वो कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। अब जो हमारे पास I1 करंट यहाँ से फ्लो होगा ये दो भागों में बढ़ता है, एक I0 में और एक होता है I2 डैश में। तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है Z1 और Z2। ये इम्पीडेंस है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि हमने किस चीज़ को क्या बोला है। जैसे कि V1 क्या है? अप्लाइड वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, I1 है करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, X1 इज that is not reactance of it is the representation of leakage reactance. It is a leakage reactance of primary winding, leakage reactance of primary winding, and Z1 is the impedance of primary winding. उसके बाद R0 is the core loss component of transformer and this is magnetizing component of या magnetizing reactance of transformer. This is a core loss resistance. After that IW is the working current, working component of no load current, and I mu is the magnetizing component of no load current. I2 dash is the counterbalancing current of secondary, and E1 is the induced EMF of primary winding, and E2 is the induced EMF of secondary winding. R2 is the resistance of secondary winding, and X2 is the leakage reactance of secondary winding, and Z2 is the impedance of secondary winding, and I2 is the secondary current, and ZL is the impedance load impedance, and V2 is the secondary output terminal voltage. तो ये हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को हमको एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा, ये आइडियल ट्रांसफार्मर को हटाना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर की जो वैल्यूज़ है सेकेंडरी की उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? प्राइमरी में, ठीक है। सेकेंडरी की जितनी वैल्यूज़ है उसको आप क्या ट्रांसफ़र करोगे? कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? प्राइमरी साइड में। जैसे ये R2 है, X2 है, Z2 है, ये पूरा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। E2, V2 और I2 भी पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा और ZL भी पूरा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम इसको अब क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ में और देखेंगे कि किस तरीके से इसमें फंक्शन चेंज होते हैं या वैल्यूज़ में चेंजेस आती है। तो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि R2 है, तो वो प्राइमरी साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे? R2 डैश हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है? लीकेज रिएक्टेंस है, वो आएगा तो X2 डैश हो जाएगा और ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे? Z2 डैश बना लेंगे। लेकिन ये सब का है ना कन्वर्जन होगा कैसे? आपके पास तो R2 है, अभी X2 है और Z2 है, तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है? तो अगर ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है जिसका वैल्यू होता है N2/N1, तो उस केस में क्या होगा कि इनमें क्या करना है आपको? डिवाइड बाई K का स्क्वायर, डिवाइड बाई K का स्क्वायर, डिवाइड बाई K का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब आप स्क्वायर करते जाएंगे, ठीक है, डिवाइड करके इसका स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी R2 डैश, X2 डैश और Z2 डैश की। लेकिन यहाँ पर आपको E2 डैश, मतलब E2 जब इधर आएगा तो E2 डैश की वैल्यू, V2 डैश की वैल्यू या I2 डैश की वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ आपको मिलनी है, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको किस तरीके से मिलेगी बताइए? ये वैल्यूज़ आपको मिलेगी E2 डैश की मिलेगी E2/K से, ठीक है, जो E1 के बराबर होता है, और V2 डैश की मिलेगी V2/K से,
और I2 डैश की मिलेगी I2 इंटू के से। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से ये चेंज होती है वैल्यूज़ और आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में क्या किया, स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है और आपके जो वोल्टेज और करंट है उसमें के का ही मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद एक और टर्म है हमारे पास ZL, लोड इम्पीडेंस। इसका जो डैश होगा ये आएगा आपका ZL डिवाइड बाई के स्क्वायर से, के स्क्वायर का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा तो ZL मिलेगा। चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे इक्विवेलेंट सर्किट को, जो कि हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर टर्मिनल ले लिया प्राइमरी का, और प्राइमरी साइड में हमको पता है कि क्या है, V1 वोल्टेज है। तो V1 वोल्टेज हमारा हमने बना लिया है। इसके बाद R1 रेजिस्टेंस और X1 आपके क्या हो जाएंगे, प्राइमरी के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, जिसमें इम्पीडेंस होगा प्राइमरी का वो है Z1। आफ्टर दैट शंट ब्रांच खींच लेंगे। शंट ब्रांच में हम RC या R0 लिख सकते हैं। ये होता है आपका कोर लॉस रेजिस्टेंस या कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट हो जाएगा आपका R0 और X0 इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो करंट यहाँ पर आ रहा है वो है I0 और यहाँ पर है आपका IW और यहाँ पर आएगा I म्यू। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ थी और इधर जो करंट आएगा I2 डैश, आप मिला लीजिए, इतनी चीज़ें हमारी सेम है, एज इट इज़ है। और इसके बाद एक और जो कंपोनेंट आता है हमारा वो होता है E1। E1 जो वोल्टेज है यहाँ तक हमको एज इट इज़ ड्रॉ करना है। इसके बाद जो चेंजेस हमारे आते हैं वो चेंजेस कहाँ पे आते हैं, देखिए चेंजेस में क्या होगा, E2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा E2 डैश, लेकिन हमने क्या निकाला है, E2 डैश बराबर E2 बाई के, और के करोगे तो आ जाएगा E1, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है ना, के की वैल्यू ये होती है N2 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई E1। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो E1 हो जाएगा आपका E2 डैश, ठीक है, यहाँ पे E2 डैश वैल्यू आ जाएगी, ये वोल्टेज आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो R2 है ये बताएगा आपको R2 डैश, और यहाँ पर आपको लिखना होगा X2 डैश। ये अब क्या हो गए, सेकेंडरी से प्राइमरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा Z2 डैश, क्लियर है। और इसके बाद आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है V2, क्या है, V2 है, वो जाएगा V2 डैश। और टर्मिनल वोल्टेज के बाद जो हमारा लोड लगा हुआ है ये लोड हो जाएगा हमारा ZL डैश, ZL डैश हमारा ये लोड हो जाएगा। और यहाँ से हमारा ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें सर्किट में जो आपको पैरामीटर्स बताने थे वो तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसका इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। देखिए अगर आपको करंट फाइंड करना है, मान लीजिए I1 यहाँ पे फाइंड करना है, तो I1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज के साथ डिवाइड करोगे आप ओवरऑल जो इम्पीडेंस है उसको, तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि इम्पीडेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ मतलब एजम्पशंस हम लेते हैं, वो एजम्पशंस आपको पता होने चाहिए, तो वो एजम्पशंस मैं आपको बताऊँगा। तो एजम्पशंस में हमने क्या लिया हुआ है, देखिए ये जो R0 है और X0 है, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक इम्पीडेंस देगा ना, यहाँ पे एक इम्पीडेंस बनेगा, तो उस इम्पीडेंस को हमने माना है ZM, ठीक है। इस इम्पीडेंस को हमने क्या माना है, ये वाला जो टर्म है इसको हमने माना है ZM। ये इम्पीडेंस क्या है आपका, ZM है ओवरऑल, समझ में है, यहाँ वाला पार्ट। और ये आपका Z2 है ही पहले से, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, Z2 हो गया। और ये आपका क्या है, ZL है, ठीक है, और ZL डैश है, ठीक है, और ये Z2 डैश है, इसको ध्यान रखिएगा, डैश ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ ZM है और ये आपका क्या हो जाएगा, Z1। तो आपको यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाइड एक सर्किट बना दूँ तो सर्किट कैसी दिखेगी आपकी, यहाँ पे आपको मिलेगा Z1, ठीक है, Z1 के जस्ट बाद आपको पैरेलल में मिलेगा ZM, ये आपका ZM मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, Z2 डैश, Z2 डैश, और फिर आपको मिल जाएगा ZL डैश। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है छोटी सी मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी है। यहाँ पे V1 अप्लाइड वोल्टेज है और I1 करंट है।
समझ में आई बात? तो अगर आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा I1 के लिए? V1 बाई Z1 करना पड़ेगा, ये सॉरी Z इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे Z इक्विवेलेंट पूरा निकाल के, तो Z इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो बस आपको Z इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना होगा। तो Z इक्विवेलेंट जो हमारा निकलेगा वो ऐसा होगा, देखिए पहले तो इनका सीरीज़ में होगा, Z2 डैश ZL डैश सीरीज़ में जुड़ जाएंगे और ZM के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो Z1 के साथ सीरीज़ में जुड़ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं Z2 डैश प्लस ZL डैश इंटू ZM डिवाइडेड बाई ZM प्लस Z2 डैश प्लस ZL डैश, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, प्लस Z1। तो आपका Z इक्विवेलेंट आ जाएगा, और आप जब Z इक्विवेलेंट से डिवाइड करोगे V1 को तो आपको I1 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, देखिए ये I1 करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो I1 करंट है आपका, एक तो करंट इधर आ जाएगा, नीचे तरफ आ जाएगा, ZM में आ जाएगा, और एक करंट आ जाएगा आपका कहाँ पे, I2 डैश, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, I0। यहाँ पर I0 आ रहा है ना, ये करंट, और उसके बाद इधर क्या आ रहा है, I2 डैश, ये वाला करंट। समझ में आई बात? तो I0 क्या होगा और I2 डैश क्या होगा, तो ये हमको निकालना पड़ेगा कैसे, करंट डिवीज़न रूल से। तो हमारा जो ये सर्किट यहाँ पे बन रहा है, ये हो रहा है, देखो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ब्रांच हैं, एक का वैल्यू क्या है, ZM है, और दूसरे का वैल्यू क्या है, मैं सम करके लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरे का जो वैल्यू है वो है आपका Z2 डैश प्लस ZL डैश। तो यहाँ पर इसमें क्या करंट आ रहा है, I0, और इसमें करंट आ रहा है I2 डैश। तो यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल आपको लगाना है, तो मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा I2 होगा, ठीक है, I2 डैश, ये क्या होगा, I1 प्राइमरी करंट, टोटल करंट जो है, इनटू यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो ना लेकर के इसको ऊपर लेंगे, अपोजिट ब्रांच का ZM, आप सबको पता होगा अपोजिट का लेते हैं ऊपर, और नीचे सबको ऐड कर देना, ZM प्लस Z2 डैश प्लस ZL डैश। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा I2 डैश के लिए, करंट के लिए। अब आपको निकालना है, मान लीजिए I0, तो I0 कैसे निकालेंगे आप, I0 आप निकालेंगे I1 इंटू, अब आपको I0 निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का इंपोर्टेंस ऊपर लेंगे, तो क्या है, Z2 डैश प्लस ZL डैश, Z2 डैश प्लस ZL डैश डिवाइडेड बाई ZM प्लस Z2 डैश प्लस ZL डैश। तो इस तरीके से आपको दोनों करंट की वैल्यू मिल गई, वोल्टेज की वैल्यू मिल गई। अब आपको मान लीजिए निकालना है R0 की वैल्यू, तो R0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो R0 में देखिए आपका जो यहाँ पर वोल्टेज है वो क्या है, E1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, E1 डिवाइड बाई करंट क्या है आपका, देखिए IW, तो इससे R0 आ जाएगा। अब आपको अगर X0 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वही वोल्टेज E1 डिवाइड बाई उसमें जो करंट हो रहा है IM, ये रख दीजिए, सॉरी I म्यू है। तो ये आपके कंपोनेंट की वैल्यूज़ यहाँ पर निकल जाएंगी, सभी वैल्यूज़ ओम में है, यहाँ करंट एम्पियर में है और इम्पीडेंस भी ओम में है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। आपको ये पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी होती है, ये आपके निकल जाएंगे, R0 की, X0 की वैल्यू निकल जाएगी, और करंट वोल्टेज की वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं। कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास जिसकी ज़रूरत हमको पड़ती है, तो हम कुछ एक दूसरा पेज ले लेते हैं, उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक होता है हमारे पास सबसे पहला टर्म, इसके बाद हमको जो ज़रूरी होता है वो होता है इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट जो पावर फैक्टर होगा हमारा, ठीक है, ये होता है cos phi1। phi1 मतलब जो phi1 जो है, phi1 जो है ये है एंगल ऑफ इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ I1 है, जो आप I1 निकालेंगे, ऐसी क्वांटिटी है तो उसका एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक एंगल आएगा, तो जो एंगल I1 का आएगा वो phi1 है आपका, तो वो रखेंगे तो आपका इनपुट पावर फैक्टर आ जाएगा। दूसरा जो है ना, दूसरा क्या आएगा, समझ गए ना ये कैसे निकालेंगे phi1। आप क्या करोगे, I1 कैलकुलेट करोगे, देखो इस तरीके से V1 बाई Z इक्विवेलेंट करके, तो I1 का ना क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड आएगा, I1 का एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक एंगल आएगा, इसको phi1 बोलते हैं। तो ये वैल्यू में जो एंगल आएगा ना,
ठीक है, उसको एज इट इज़ आप रख देना। कहाँ पे? कॉस में। जब आप इसको कॉस में रखोगे, ठीक है, तो कॉस फाइव वन आ जाएगा, रख देते हैं, कॉस फाइव वन आ जाएगा। और ये कॉस फाइव वन जो है, इस कॉस फाइव वन में ही आपको पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड हम निकालते हैं पावर इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर, पावर इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो पावर इनपुट कैसे निकालेंगे? आपको ध्यान देना है कि V1 वोल्टेज, I1 वोल्टेज इंटू कॉस फाइव वन, जब इस वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपका पावर इनपुट आ जाएगा वॉट में, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका काम होगा पावर आउटपुट निकालना, कि पावर आउटपुट कितना आएगा। तो पावर आउटपुट आपका निकल आएगा, इसमें पावर आउटपुट आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। देखिए पावर आउटपुट आपको किससे मिल रहा है? ZL डैश में, ठीक है, और करंट वहाँ पर क्या है? I2 डैश है। तो इस I2 डैश का स्क्वायर इंटू ZL डैश करेंगे तो आपको पावर आउटपुट आ जाएगा कि उस ZLS जो इम्पीडेंस है उसको कितना पावर मिला। मैग्नीट्यूड्स रखना है बस, ठीक है, ये वॉट में आएगा। फिर चौथा जो पॉइंट है इसमें आता है प्राइमरी कॉपर लॉस, प्राइमरी कॉपर लॉस। तो ये बहुत आसान है, प्राइमरी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1, तो आप क्या करेंगे? I1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉपर लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? I1 का स्क्वायर कर देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे R1, ठीक है, तो आपका प्राइमरी कॉपर लॉस आ जाएगा। फिर अगर आपको सेकेंडरी कॉपर लॉस निकालना है, सेकेंडरी कॉपर लॉस, तो इसमें आ जाएगा आपका I2 डैश करंट जो फ्लो हो रहा है स्क्वायर इंटू R2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी कॉपर लॉस आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोर लॉस निकालना है, कोर लॉस, ये सब पूछे जाते हैं ना एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर लॉस अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो कोर लॉस निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। कोर लॉस निकालने के लिए आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, नो लोड में होता था ये, नो लोड पावर होता है। नो लोड पावर जो ट्रांसफार्मर में जाता है ना, उसको कोर लॉस बोलते हैं। तो V1 इंटू I0 कॉस फाइव जीरो होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो I0 की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, यहाँ पर I0 की जो वैल्यू आप निकाले रहोगे, तो I0 में भी होगा एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा 50। तो इस 50 एंगल को लेना और उसको cos 5 में रखना, तो और V1 की वैल्यू रखोगे तो वॉट में इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर आप ले लेना 7th पॉइंट, ये है आपका इफ़िशियंसी। आप सभी को पता है इफ़िशियंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट होता है आपका इफ़िशियंसी। तो आउटपुट बाय इनपुट आपकी इफ़िशियंसी होती है। तो आउटपुट हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनपुट हो गया। तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट करोगे तो इफ़िशियंसी आ जाएगी, और इनटू अगर 100 कर देते हो तो परसेंटेज इफ़िशियंसी आ जाएगी आपकी, परसेंटेज इफ़िशियंसी। फिर 8th पॉइंट इसमें और निकाला जा सकता है, ये होगा V2 डैश निकाल सकते हैं। तो V2 डैश मतलब कि आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज आप निकाल सकते हैं ट्रांसफार्मर का, और आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज आपका यहाँ पे हो जाता है I2 डैश इंटू ZL डैश, क्योंकि ZL आपका लोड है आउटपुट साइड में। फिर 9th और लास्ट जो हम एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, वो है रेगुलेशन। परसेंटेज यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं। 100% रेगुलेशन आप देख लीजिए। परसेंटेज रेगुलेशन में आप क्या करेंगे, जो वोल्टेज है प्राइमरी की वो क्या है आपकी V1 है, तो वो ले लीजिए, माइनस जो V2 डैश आपका आ रहा है आउटपुट साइड में वो ले लीजिए, डिवाइड बाई आप कर दीजिए V2 डैश। जनरली ऐसा ही किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटू 100 भी कर दीजिएगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन डाउन, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड को ले रहे हैं। डाउन साइड में क्या वोल्टेज है? V2 डैश। तो यहाँ पर आप डायग्राम को जब देखेंगे तो हमारा जो नो लोड वोल्टेज है ये है, ठीक है, और फुल लोड वोल्टेज आपका क्या आ जाता है? V2 डैश आ जाता है, ठीक है। तो V2 डैश में आप माइनस V1 में माइनस करो V2 डैश, तो बीच का ड्रॉप आ जाएगा, डिवाइडेड बाई V2 डैश। ये डाउन साइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डाउन साइड बोलते हैं, और इसको अप साइड बोलते हैं। तो आपको अगर वोल्टेज रेगुलेशन डाउन पूछा है या नहीं बोला है डाउन अप, तो आप सिर्फ डाउन कंसीडर करिए, कुछ नहीं बोला है तो डाउन ही लेना है आपको, जिसमें डिवाइड में क्या करोगे? V2 डैश करोगे। और अगर अप बोला है मतलब आपको नो लोड वोल्टेज V1 को लेना है नीचे। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए और इक्विवेलेंट सर्किट को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल लेकर के ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसको हम पूरा निकालेंगे वैल्यूज़ को।
ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं ट्रांसफार्मर की, ये सब वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इन वैल्यूज़ के बाद आपको पूछा है सॉल्व द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट विथ नॉर्मल वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी। ठीक है, आपको क्या सॉल्व करना है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ पैरामीटर्स हमको निकालने होते हैं, तो वो सब पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करके देखेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा में हमको क्या क्या चाहिए होता है मैं बता देता हूँ। हमको क्या क्या चाहिए अभी गिवन में, सबसे पहले तो हमको निकालना होगा। ठीक है, R1 तो दिया ही हुआ है, हम उसको अलग से लिखते नहीं है। प्राइमरी का दिया है, X1 दिया हुआ है, Z2 डैश भी दिया हुआ है, X2 डैश भी दिया है, R0 भी दिया हुआ है और X0 भी दिया हुआ है। और हमको कुछ वोल्टेजेस भी दी हुई हैं, इसमें V1 है, V2 है, सॉरी V1 है आपके पास 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, और ZL की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबको AC क्वांटिटीज़ निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास Z1 आ जाएगा, ठीक है, Z1 आ जाएगा इन दोनों से, तो वो Z1 आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिए आप सभी। तो कैलकुलेटर आप अपने निकाल लीजिए और उसको कॉम्प्लेक्स मोड में सबसे पहले डाल दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स मोड में अभी डला हुआ है मेरा कैल्सी, और यहाँ पर डिग्री साइन है, मतलब ये डिग्री में है, तो दोनों आपको सेट कर लेना है पहले। उसके बाद आप क्या करिए कि Z1 निकाल लीजिए। तो Z1 क्या होता है, R1 प्लस JX1 होता है। तो Z1 में R1 की वैल्यू क्या है, 0.286, ठीक है, प्लस 0.73 I इज इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, फिर आप शिफ्ट दबा के 2 और 3 को दबाइए, फिर इक्वल टू दबा दीजिए, तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी वो आएगी 0.784। आपको मिल रहा है Z1 0.784, और उसके साथ आपको एंगल भी मिल रहा है। देखिए एंगल क्या है, 68.61 डिग्री ओम, ये आपको Z1 मिल गया है। इसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर R2 डैश और X2 डैश की वैल्यू दी हुई है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, Z2 डैश निकाल सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले R2 की वैल्यू 0.319 और X2 डैश की वैल्यू आपको रखनी है 0.73। वो एज इट इज़ सेम है दोनों में। देखिए X1 और X2 डैश दोनों में ही आपके जो वैल्यूज़ हैं वो सेम दिए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे इक्वल टू दबाइए, शिफ्ट 2 और 3 प्रेस करिए, फिर इक्वल टू दबाइए, तो आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे वो होगा 0.7966। आपको मिलेगा 0.7966 एट एंगल देखिए क्या है, 66.395। तो 66.395 तो ये हो जाएगा 40, ले लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या मिल गया, Z2 डैश मिल गया। अब हम ZL निकाल लेते हैं, ZL इस तरीके से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ZL आ जाएगा आपका, ZL वो हो जाएगा आपका कि 0.387 प्लस 0.29 I, ये आप रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.483। देखिए यहाँ पे 6 है तो राउंड ऑफ कर लीजिए, 0.484 लिख लीजिए, 0.484 एट एंगल 36.846 है, तो उसको 85 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिग्री ओम। तो ये आपका देखिए ZL निकल गया हमारे पास, Z2 डैश निकल गया और Z1 निकल गया। अब हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास नहीं है वो क्वांटिटी है ZM। तो हम ZM कैसे निकालेंगे अब, ठीक है, तो ZM के लिए भी हमको दिया हुआ है वैल्यू R0 और X0 के फॉर्म में, तो ZM लिख लेते हैं और इसमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 250 क्या है आपका, R0 है, प्लस X0 क्या है 1250 और I, फिर इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 1274.75 एंगल 78.69। तो ये आपका मिल जाएगा ZM। अब इनकी वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो अब हमको कैलकुलेट करना है इसमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
और उसके बाद हम I2 डैश की करेंगे और I0 की कर लेंगे। ठीक है, I2 डैश और I0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सब मिल जाएगा हमको, I1 I2 डैश I0। और उसके बाद हमने जो अभी पैरामीटर्स पढ़े हैं वो सब हम बना लेंगे। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे जो हमने अभी देखे थे, पूरे 9 वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो है जेड इक्विवेलेंट की। तो जेड इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें रख दीजिए वैल्यूज़। तो आपका जो जेड इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है मैं एक बार लिख देता हूँ, Z1 प्लस ये पैरेलल होता है ZM इंटू Z2 डैश प्लस ZL डैश डिवाइडेड बाई ZM प्लस Z2 डैश प्लस ZL डैश। तो जब इन वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करेंगे डायरेक्टली कैलसी से तो आपका जेड इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो चलिए जेड इक्विवेलेंट हम पहले निकाल लेते हैं। तो जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम Z1 लिख लेते हैं। तो हमारा Z1 है 0.784। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी तो गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हुए चलेंगे। प्लस देखिए इनको ना ब्रैकेट में डाल दीजिए, ज़्यादा सेफ रहना है तो, है ना। ये सब ब्रैकेट में डाल दिए तो Z1 ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद प्लस फिर ऐसा ले करके ऊपर फिर आप क्या करिए ZM ब्रैकेट में ले लीजिए। ZM क्या है आपके पास 1274.75 और एंगल आ जाएगा आपके पास 78.69। क्लियर है, इनटू, ठीक है, ZM के बाद इनटू करेंगे, दोनों को प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो वो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो डबल आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आप अपने हिसाब से भी जैसा आपको मन करता है वैसा आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू आपको लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा इससे। तो आपको मैं जो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास वो मैं लिख देता हूँ, जेड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है। तो जेड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमको मिल चुकी है ना, वो वैल्यू है हमारे पास 42 एट एंगल 33.7, 42 एट एंगल 33.7 डिग्री, ये आपको मिलेगी जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा, वीडियो भी थोड़ा अच्छा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो I1 हम निकाल लेते हैं। तो I1 आ जाएगा V1 बाई जेड इक्विवेलेंट से। तो V1 क्या है हमारी 2300 एट एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई 42 एट एंगल 33.7 डिग्री। तो जब आप इसको कैलसी में रख करके सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 2300 डिवाइड बाई 42 एट एंगल आपका आ जाएगा 33.7। तो जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा, ये आ जाएगा 54.76 एट एंगल -33.7 डिग्री, ये आ जाएगा एम्पियर में। तो आपके पास I1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, I2 निकालना है, I2 डैश, और क्या निकालना है, I0 निकालना है। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया है आप उस फार्मूले में अगर रखेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है, देखिए ये आपका I0 का फार्मूला है और ये आपके I2 डैश का फार्मूला है। इस फार्मूले में वो वैल्यूज़ को रखिए और रख करके देखिए आंसर क्या आता है खुद से, और फिर वीडियो को आप प्ले करिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ जो आंसर है। तो I2 डैश का जो आंसर आ रहा है आपका वो है 46 पॉइंट। आप करेक्ट चेक भी करिए और कमेंट में बताइए कि आपका जो आंसर है मेरे जैसा बराबर आया या अलग आया। ठीक है, तो ये आप मेरे को चेक करके वीडियो के कमेंट में बताइएगा। तो ये आपको आ जाएगा I2 डैश की वैल्यू। ठीक है, और I0 में आ जाएगा आपके पास 9.26 एंगल -12 डिग्री। तो इस तरीके से आपको I0 की वैल्यू मिलेगी, I2 डैश की मिल जाएगी और I1 की मिल जाएगी। अब क्या करना है, ये वैल्यूज़ हमको आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पहला हमारा मेन था क्या, इनपुट पावर फैक्टर, हमको क्या निकालना है, अब इनपुट पावर फैक्टर निकालना है। तो इनपुट पावर फैक्टर निकालने के लिए जो फॉर्मूला था क्या था, cos ∅1। तो देखिए cos ∅1 में क्या है 33.7 डिग्री। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये I1 का जो फॉर्मूला है वो है, तो I1 में जो एंगल होता है वो ∅1 होता है, उसको रखेंगे, और माइनस है तो ये लैगिंग होगा।
तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे कैल्सी में डाल के तो आपको आएगा 0.832 लैगिंग आएगा, ठीक है। फिर सेकंड आप निकालेंगे पावर इनपुट, तो पावर इनपुट निकाल लीजिए। पावर इनपुट का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ मैं, V1 I1 cos phi1 है। अब इसमें V1 क्या है 2300, I1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, I1 की वैल्यू है 54.76 इंटू cos phi1 की वैल्यू है 0.832। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 105 किलोवाट के आसपास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी। फिर तीसरा हम निकाल लेते हैं पावर आउटपुट, तो पावर जो आउटपुट होगा आपका वो आ जाएगा, ठीक है। पावर आउटपुट में आपको क्या करने बोला था मैं, I2 डैश का स्क्वायर इंटू ZL डैश, ठीक है। तो I2 डैश का स्क्वायर मतलब I2 डैश क्या है आपका 46.2 का स्क्वायर इंटू ZL डैश, ZL डैश आपका ये है दिया हुआ है यहाँ पे, तो 0.484 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 82.7 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना हमने एक मिस्टेक कर दी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर हमने Z2 डैश तो निकाला लेकिन यहाँ पर ZL डैश नहीं निकाला है, ये ZL है तो इसका हमको ZL डैश निकालना पड़ेगा। तो आपका जो ZL डैश निकालेंगे आप वो आएगा Z2 डिवाइड बाई K स्क्वायर, और K की वैल्यू हमको पता है क्या है, यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी है, तो 1/10 आ जाएगा, K का वैल्यू 1/10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 100 टाइम्स Z2 है, ZL सॉरी ये ZL रहेगा, ZL में मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो वैल्यूज़ उसमें थोड़ी चेंज होगी तो आपको वो देखना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ये नहीं आती, इसकी जगह आती है आपकी वैल्यू 38.7 जो है वो वैल्यू आएगी। आप चेक करिए, ये टोटली आपके ऊपर है स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करते जाना है, आपको मैं हेल्प करने के लिए थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ। फिर फोर्थ में आप देखिए प्राइमरी कॉपर लॉस। प्राइमरी कॉपर लॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था प्राइमरी कॉपर लॉस का फॉर्मूला, कि I1 का स्क्वायर कर दो इंटू R1। तो I1 क्या है आपका 54.76 है, इसका स्क्वायर कर दो इंटू क्या हो जाएगा R1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी है 0.286 है R1 की वैल्यू यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 860 वाट। ये भी आप चेक करिए आता है कि नहीं। फिर पांचवा आप निकाल लीजिए सेकेंडरी कॉपर लॉस। तो जब आप सेकेंडरी कॉपर लॉस निकालेंगे तो I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश ऐसा होगा। तो I2 डैश स्क्वायर क्या है आपका देख लीजिए 46.2 का स्क्वायर इंटू R2 डैश, तो R2 डैश यहाँ से मिल जाएगा 0.319। वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 680 वाट। फिर आप निकाल सकते हैं सिक्स्थ पॉइंट कोर लॉस। तो कोर लॉस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है V1 I0 cos phi0 आप रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, ये अप्रॉक्स आएगा 20.8 किलोवाट के, अप्रॉक्स 20.8 किलोवाट आता है। फिर आप सेवेंथ निकाल लीजिए आपकी इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी हो जाएगी आपकी आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है आपका 82.7 डिवाइड बाई इनपुट है 105, तो 105 इंटू 100। आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 78.8% आपकी इफ़िशियंसी। अब इसके बाद जो नाइन्थ टर्म है आपका, सॉरी एट्थ जो हमारा निकालना है पॉइंट, वो है आपका V2 डैश सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज। तो इसके लिए आपको I2 डैश इंटू ZL डैश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 46.2 इंटू 48.4, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका ये वैल्यू, और इसमें जब आप क्या करेंगे, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे 48.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू। ये आपके पास वैल्यू जो है 48.4 है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों को, चेक करिए कितना आता है। मेरे पास ये आ रहा है 2240 वोल्ट, ये आ रहा है 2240 वोल्ट आ रहा है। आप चेक कर लीजिएगा, नियर बाई अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। इसके बाद नाइन्थ जो पॉइंट है हमारा है रेगुलेशन का, परसेंटेज रेगुलेशन। तो परसेंटेज रेगुलेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको बता भी चुका हूँ।
इसमें मान लीजिए नो लोड वोल्टेज क्या है V1 माइनस आप ले लीजिए V2 डैश, ये फुल लोड वोल्टेज हो गया। डायग्राम में मैंने बताया था अभी। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए इसी से, फुल लोड वोल्टेज से, क्योंकि अभी अपन कुछ डाउन अब तो बोला नहीं है, हम लोग डाउन ही निकाल रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। तो इसमें फुल लोड वोल्टेज लेते हैं, अप में ये वाला नीचे लेंगे। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, तो V1 आपके पास पता ही है 2300 है, और ये हमने निकाल लिया है 2240 डिवाइड बाई 2240 करिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में है तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्स 2.7% आएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप क्या करिए कि ये पूरा जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया है इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू खुद से करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। और आपको मैं एक और आपका जो डाउट हो सकता है इस पावर आउटपुट में, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पावर आउटपुट आपका जो होगा, ठीक है, वो आपके किससे होगा, रेजिस्टेंस से होगा। ठीक है, इसका जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उससे होगा। जो रजिस्टिव एलिमेंट होगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टिव एलिमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये जो इम्पीडेंस है ना, इसकी जगह सिर्फ क्या होगा, रजिस्टिव एलिमेंट होगा। तो जो हमारा रजिस्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला जो रजिस्टिव एलिमेंट है, तो ये रजिस्टिव एलिमेंट में डिवाइड बाई के स्क्वायर होगा, मतलब कि 1/10 का स्क्वायर। देखिए मैं इसको ZL R ले लेता हूँ, है ना, R रजिस्टेंस ऑफ ZL। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, डिवाइड बाई के स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.387 डिवाइड बाई 1/10 का स्क्वायर। तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो आपको मिलेगा 38.7। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 38.7 तब आपको ये वैल्यू मिलेगी आउटपुट की। तो ये क्या ना, हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टिव एलिमेंट उसी से आउटपुट जाएगा। आपका जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है X2 उससे नहीं जाता, पावर आउटपुट उससे कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ रजिस्टिव एलिमेंट को लेंगे। तो यहाँ ZL लिखा वो गलत लिखा हूँ, यहाँ पर आपका होना चाहिए रजिस्टिव, है ना, रजिस्टिव जो एलिमेंट है किसका, ZL का, और वो डैश में, मतलब बाई के स्क्वायर वाला रहेगा। तो R ZL और ये मैं डैश ऐसा बना देता हूँ। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा न्यूमेरिकल और साथ में हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट का टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी डाउट है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ दूसरे ट्रांसफार्मर टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लॉसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।